लोग वो सामने नहीं आए। देखिए कहीं अगर और बजट जो लोग वापस चला जाता है तो उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? उसके अगर बजट मुख्तस किया गया एक स्कीम के लिए और वो वापस चला गया, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया, तो हुज फॉल्ट ये कंसर्न डिपार्टमेंट्स की ये जिम्मेदारी होती है। मैं आपको एक मिसाल के तौर पर बताना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है वो पीएचडी स्कॉलर्स हैं जो खास करके माइनॉरिटीज़ के, उनका जो स्कॉलरशिप है वो एडमिनिस्टर करती है और वो करती है ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। माइनॉरिटी अफेयर्स ने उनको स्कॉलरशिप दे दी है कि ये तमाम माइनॉरिटीज़ के लोग हैं और उनका स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ये है और कम्युनिटी वाइज यानी मुस्लिम और क्रिश्चियंस और अदर्स का पार्टिसिपेशन ये है। क्राइटेरिया है कि उसको इम्प्लीमेंट करो। अगर यूजीसी अगर टाइम से उनको अनाउंस ना करे और वो एप्लीकेशंस को प्रोसेस न करे तो आप किसको जिम्मेदार कहेंगे? वो इंस्टीट्यूट्स को कहेंगे जो एलिजिबल है, या जो हुकूमत है, जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि वो वक्त से उनको इम्प्लीमेंट करें और लोगों तक ले जाएं? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ हद तक आप ज़रूर आप कम्युनिटी को रिस्पॉन्सिबल तो बना सकती हैं, लेकिन ये पूरी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत की होती है। हुकूमत से जुड़े हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये उसकी होती है कि वो आम लोगों तक वो इंस्टीट्यूशन को ले जाए। और ये नहीं कि लोग जो हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो भीख नहीं मांगते, इसलिए कि वो जो पैसा होता है वो सबका पैसा है, वो नेशनल पूल से आता है। तो वो भीख मांगने की तरफ वो नहीं आएंगे कि सरकार से कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। लेकिन ये जब हमारी सरकार जो है प्रॉमिस करती है, वादा करती है कि हम ये काम करेंगे, तो इनको ये चाहिए कि वो वहां तक ले जाएं। लेकिन मैं चूंकि हम लोग माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, अगर सब कुछ अच्छा होता, तमाम अगर प्रोग्राम्स अगर इम्प्लीमेंट होते, तो शायद हम समझते हैं कि माइनॉरिटीज के लिए अलग से स्कीम बनाने की कोई जरूरत ही नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं ये मिस तो है हुकूमत में और कम्युनिटीज में, जिसकी वजह से एक अलग से प्रोग्राम बनाना पड़ रहा है। नहीं, देखिए मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अपने खदशात हैं अंसारी साहब के, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने तमाम दोस्तों से जो इस चैनल को देख रहे हैं, या मुफ्ती ज़ियाई साहब से भी, देखिए अगर इस हुकूमत की जानिब से माइनॉरिटीज़ के लिए कोई अच्छी बात आती है तो हमें उससे चिपट जाना चाहिए, लिपट जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे मोदी साहब ने कहा कि हम 100 मदरसे बनाएंगे, मॉडर्नाइज करके मदरसों को बनाएंगे। इससे आप लिपट जाइए, चिपट जाइए, कहिए कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा काम है, ठीक है। अब उसी तरह से देखिए मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहूँगा। ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत ये कह के नहीं आपको मदद कर रही है कि हम मुसलमानों को मदद कर रहे हैं, उनके मदरसों को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उनके इलाके में हम कुछ और स्कीम चला रहे हैं। ये कहते हैं कि हम माइनॉरिटीज को अपीज नहीं बल्कि एम्पावर कर रहे हैं। यही तरीका होना चाहिए और मेरे ख्याल से इसी राह पे चल रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी। इन्होंने इससे पहले भी एक स्कीम बनाई थी जिसमें माइनॉरिटी एरियाज में 100 स्कूल खोलने का प्रोग्राम है जो चल रहा है, और 5 इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात चल रही है। एक स्पेशल कमेटी बनी थी, तो ये काम चल रहा है, इसमें लगता है वक्त। तो मैं चाहूंगा, जैसे मुझे याद आ रही है बात, हम लोग ऐसा है फौरन ही एकदम से क्रिटिसिज्म करने लगते हैं। मुझे बात याद आ रही है, सरसंघ चालक मिस्टर मोहन भागवत ने एक दफा यह कहा था विज्ञान भवन में कि इस मुल्क के मुसलमानों के बगैर, उनकी तरक्की के बगैर जब तक मुसलमान आगे नहीं जाएगा हिंदुस्तान आगे नहीं जा सकता। मेरा ख्याल हमें पॉजिटिव चीजों की तरफ देखना चाहिए, हमें नेगेटिविटी में नहीं पड़ना चाहिए। देखिए नई सरकार है, नया मिजाज है, हमें हिकमत अमली से काम लेना होगा। इस सरकार से हमें अपने अब तो नया नहीं कह सकते, अब तो 5 साल हो गए। नहीं देखिए, नहीं बहुत से लोगों के लिए, एक मिनट दूसरा सुनिए, देखिए 60 साल के मुकाबले में नई सरकार है, पॉजिटिव तरीके से चल रही है, अच्छे प्रोग्राम। जो लोग समझ रहे थे कि मोदी जी आएंगे पता नहीं क्या सत्यानाश होगा मुसलमानों को, ऐसा कुछ नहीं है। दीज पीपल आर 10 टाइम्स बेटर देन द प्रीवियस गवर्नमेंट्स, चाहे वो कांग्रेस की हो, किसी और की हो, मिक्स सरकार हो। तो मैं समझता हूं हमें एक पॉजिटिव नजरिया रखना चाहिए। अच्छी बातें जो सरकार कर रही है उस पर हम चिपट जाएं। और अंसारी साहब ने कहा था कि भाई देखिए, अंसारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े भाई हैं। मैं कहूंगा, और सही बात बुशरा ने कही थी कि कुआं नहीं जाता प्यासे के पास, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। अगर हम कोशिश करते हैं कि हमें अच्छे इंस्टीट्यूशन मिले तो हमें जाना पड़ेगा, परेशान करना पड़ेगा बार बार मोदी जी को, मुख्तार अब्बास नकवी को। क्या स्कीम्स है बताओ हमें, हमारे लिए क्या कर रहे हैं? जिलानी साहब, हमेशा ये क्यों दिखाया जाता है कि जैसे कि कोई किसी तरह का दान
रहम, ये सिर्फ मैं इस हुकूमत की नहीं, मैं हमेशा तमाम हुकूमतों की बात कर रही हूँ। जब माइनॉरिटीज की बात आती है तो हमेशा ऐसा क्यों दिखाया जाता है कि वो जैसे बाकी मुल्क के जो शहरी हैं उनसे कुछ अलग है और उनके लिए किया जा रहा है, तो उसको एक तरह का एहसान बढ़ाना चढ़ाना और इस तरह से दिखाया जाता है कि न जाने कुछ अलग से उनके लिए ऐसा किया जा रहा है जिसके लिए उन्हें तमाम उम्र हुकूमत का एहसानमंद होना है। देखिए बुशरा, मेरी और आपकी जो टीवी से दोस्ती बहुत पुरानी है जी। अभी से तो है नहीं। आप जो 2014 के बाद की 5 साल की सरकार की बारे में बार बार कहती हैं। आप बताइए, पहले हम लोगों ने जब कभी डिबेट करी होगी, आपको ध्यान है क्या कहते थे कि अरे भाजपा संघ और ये जब आ जाएगी तो मुसलमान में तो हिंदुस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा, हिंदुस्तान के बाहर चले जाएंगे। आप बताइए, पिछले 5 साल में कोई एक भी मुसलमान किसी दूसरे मुल्क में जो हिंदुस्तानी है वो चला गया? कहीं नहीं गया। ये भी हो रही है, तभी नहीं कोई जा रहा है। नहीं, तो लिंचिंग एक अकेले मुसलमान की नहीं हो रही है, लिंचिंग हिंदुओं की भी हो रही है। उस पर भी हमें नजर बना के रखना है। लिंचिंग अगर रांची जैसे झारखंड में हुई, जिसकी मजम्मत सबने करी, जो भी इस सभ्य समाज में समरसता और सद्भावना की बात करता है, वो मथुरा के भरत यादव की भी लिंचिंग हुई है। बिल्कुल, मथुरा में भरत यादव की लिंचिंग, एक लस्सी विक्रेता जो था उसके एक गिलास लस्सी के लिए मुसलमानों ने उसे मारा। अगर वहां पे अगर अक्सरियत के लोगों ने सजा देनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। लिंचिंग वाले के लिए कहीं कोई जगह नहीं होनी चाहिए मुसलमानों, उसको बहुत सख्त बुशरा हमारा जो सजा मिलनी चाहिए था। देखिए, हम क्यों रहम के और हमारे ऊपर रहम हो रहा है या हमें हमेशा से एक लास्ट कॉर्नर पे रखा गया है। ये जो प्रीवियस सरकार रही है, जो चांसलर साहब कह रहे थे, ये इन्होंने बना दिया हमें। हम बताइए कि हमें क्यों नहीं एजुकेशन हब बना के दिया? क्यों हमें सर सैयद का जो ख्वाब था अलीगढ़ के बाद कभी पूरा नहीं हो सका? दूसरा अलीगढ़ नहीं दिया, दूसरा जामिया नहीं दिया उत्तर भारत में, कि हमारी जो सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी पूरे उत्तर भारत में रही है, उसको इन दो इदारों के अलावा दूसरा कोई इदारा नहीं मिल सका। कमेटी का कशकोल हमारे हाथ में दे दिया, श्री कृष्णा मिशन की रिपोर्ट दे दी, क्या दिया इन्होंने? चांसलर साहब, मैं सच्चर कमेटी पे इसलिए बहस नहीं करना चाहता हूं कि क्या बहस करूं? जो 10 साल सरकार रही, सच्चर कमेटी 2007-6 में बनके तैयार थी, इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। सच्चर 10 साल इनकी सरकार रही, क्या चर्चा की जाए? आप क्या मुसलमानों की हैसियत थी उस वक्त? बड़े बड़े नामवर मुसलमान अपने आप को कायद बनते थे कांग्रेस के गवर्नमेंट में। वो एक कमेटी जो रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट को लागू नहीं करा पाए। अगर लागू कर देते प्रीवियस गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा करने में जितना वक्त जाया हो रहा है, उससे बेहतर ये है कि ये अब जो हुकूमत है उसके लिए क्या कर रही है। आपके साथ मेरी बहुत पॉजिटिव बातें होती हैं। जी। हम बहुत वैसे मुद्दे उठाते हैं जिससे जनमानस जुड़ा होता है। आपने एक मदरसा आधुनिकीकरण के जो टीचर्स हैं उनके सैलरी का मुद्दा उठाया, हम उसमें कहीं ना कहीं जाके अब कामयाबी मिलनी शुरू हो गई है। हमने बार बार वायदा किया। तो जब भी आप किसी ऐसे मुद्दे पे साथ रहती हैं, या आपके जो रिपोर्टर हैं शुएब जब भी इस मुद्दे पे किसी तरह के मुद्दे को लाते हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि मिनिस्टर तक, मिनिस्ट्री तक और पीएमओ तक वो बात पहुंचे कि ये एक्चुअल सिचुएशन है, आप इस पे क्या कर सकते हैं। जो आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ताकत है, तो वहां ताकत के साथ काम होता है। पहले ये नहीं होता था, इसलिए याद दिलाना पड़ता है। पहले क्या था, खुद नेता बन जाते थे, खुद लोगों से वायदा करके अपने आप को बहुत बड़ा किया, जिसके बार बार मैं एग्जांपल देता हूं। हमारे बहुत सारे इदारे हैं जो बहुत बड़े हैं, बहुत पैसे वाले, लेकिन मुसलमान बिल्कुल गरीब है। उन गरीब और यतीम मुसलमानों के लिए कभी कुछ नहीं किया गया। अब वो गरीब और यतीम मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में जोड़ने का काम हो रहा है। ये छात्रवृत्ति जो है ना, ये कमाल की है। ये इतिहास बनेगा जब भी इतिहास भारत का ये 10 साल का लिखा जाएगा मुसलमानों के फेवर में, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं जानता हूं कि इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। अभी आपके रिपोर्टर ने भी ये बात कह दी कि 4000 करोड़ का सिर्फ छात्रवृत्ति पे खर्चा जो आ रहा है, यकीन मानिए कि बजट बढ़ने जा रहा है और बजट माइनॉरिटीज के लिए बहुत शानदार बनेगा। एक बात पे कमेंट करूंगा, सुनिए। शुएब ने बताया था कि 2006 के बाद जो है, और ये इन्होंने जो बात करी है 4700 करोड़ की, उनकी बात को आगे बढ़ाता हूं, बस 1 सेकंड लूंगा मैं। देखिए क्या है कि जब तक प्रैक्टिकली हम लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और 2015 से पहले ये जो मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, इट वाज ऑन ऑक्सीजन पे थी। 2015 के बाद ये पीटी उषा बन गई, ये दौड़ पड़ी, आगे चल पड़ी। इसी ट्रेंड को बाकी रखना होगा और हमें सही मानों में पॉजिटिवली, देखिए 97% खर्चा आ चुका। बिल्कुल सही कहा शुएब ने कि 4700 करोड़ कम है। मैं चाहूंगा इसमें 1000-1200 करोड़ इस बार इसका बजट बढ़ाया जाए। गर्मी में लगातार वो बाहर खड़े हुए हैं और लगातार पसीना पोंछते हुए नजर आ रहे हैं। शुएब, हमें पता
बताया आपका बहुत मेहनत का काम है। मुझे बताइए आप कि जब हम यूपीए की बात करते हैं और अब हम एनडीए की बात कर रहे हैं, क्या फर्क आपको नजर आता है? आपने उस हुकूमत के दौरान भी रिपोर्टिंग की है, ये तमाम मुद्दे आपने तब भी कवर किए और अब भी आप कवर कर रहे हैं। क्या मोटे तौर पर आप फर्क देते हैं? क्या आपको वाकई में ये फर्क नजर आता है कि इम्प्लीमेंटेशन में वाकई में बहुत सुधार हुआ है? मोदी हुकूमत बनी उस वक्त कई तरह के कयास थे कि जो अक़लियत उमूर की वजारत है वो रहेगी नहीं रहेगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर कयास थे, क्योंकि कई लोग ये भी कहते थे कि शायद ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमने ये देखा कि पॉजिटिवली चीज़ों को किया गया है हुकूमत की तरफ से। ये बात सही है क्योंकि नजमा हेपतुल्लाह जब अक़लियत उमूर की वज़ीर बनी 2014 में, उनको मोदी हुकूमत ने बनाया था। उसके कुछ साल के बाद मुख्तार अब्बास नकवी आए थे, राज्य मंत्री का उनके पास दर्जा था। तब तक पूरे तौर पर नजमा हेपतुल्लाह ही एक तरीके से मंत्रालय को देख रही थी। और उस वक्त का जो बजट है और 2019 का जो बजट जिस पर हम आज बहस कर रहे हैं, तो वो यकीनन बढ़ा है 1000 करोड़ के करीब। लेकिन सवाल ये भी है कई मायनों में, चाहे वो स्कॉलरशिप को लेकर हो, कई चीज़ें बदली है। पहले जैसे स्कॉलरशिप में ये बात थी कि वो जो एक तरीके से ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है हर तरीके से। उससे पहले हम देखते थे कि फॉर्म भरे जाते थे, तमाम चीज़ें थी, तो कई तरह की दिक्कतें उसमें आती थी। हालांकि ये भी जो प्रैक्टिस है ऑनलाइन की, इसमें भी कई तरह की शिकायतें हो सकती है। लेकिन ये अच्छी बात है कि अब सीधे तौर पर जो स्टूडेंट्स है जो एक तरीके से अप्लाई करते हैं उन्हीं के अकाउंट में पैसा जाता है। पहले कई तरह की सिस्टम में गड़बड़ियाँ थी, ये बात सही है कि पिछले कुछ सालों में ये चीज़ें बदली है। तो बात यही है बुशरा कि जिस तरह के जो वादे हैं हुकूमत की तरफ से जो किए गए हैं पिछले कुछ बरस के दौरान मोदी हुकूमत की, जहाँ तक बात है ये बात सही है कि कई तरह की शिकायतें हो सकती है, लेकिन पॉजिटिवली काम कई मायनों में दिख रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि जो आगे चैलेंजेस है, क्योंकि कई तरह के वादे और कर लिए गए हैं। 1 करोड़ स्कॉलरशिप हर साल दी जाएगी, ये वादा है। अब 9 महीने बचे हैं। अगर बजट हम उस साल की बात करते हैं तो आपको 9 महीने में ही 1 करोड़ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देनी है। एक बड़ा चैलेंज आपके सामने है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो चैलेंज है वो दूसरी जो योजनाएं हैं, जो स्कीम्स है, उसके लिए भी बजट कहीं ना कहीं अगर ना बढ़ा तो फिर मुश्किल हो जाएगी मंत्रालय के लिए भी, क्योंकि इन तमाम चीजों पर अब लोगों की नजर है। एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं, आखिर कितना बजट अब इस साल बढ़ाने की जरूरत है जब नई स्कीम्स जारी की गई हैं? बजट आने से पहले की स्कीम्स जो हैं वो चल ही रही हैं। 4700 करोड़ रुपए का बजट है इस साल। क्या एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कितना और बढ़ाना जरूरी है बजट, ताकि चीजें स्मूथली चल सके और कोई परेशानी ना हो? देखिए बुशा, हमारी कई जो एक्सपर्ट है जो बहुत बारीकी से बजट का जो एक तरीके से विश्लेषण भी करते हैं और निगाह रखते हैं, उनका ये मानना है कि अभी के जो हालात है उसमें कम से कम 7000 करोड़ का जो बजट है वो होना चाहिए माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का, तब जाके तमाम जो चीज़ें हैं वो स्मूथली होगी। नहीं तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि इस तरह की भी शिकायतें पहले आती रही है कि जो फॉर्म है वो ज़्यादा आ जाते हैं स्कॉलरशिप के लिए, और चूंकि वादा अब 1 करोड़ का है तो 1 करोड़ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि शायद हुकूमत भी इन तमाम चीज़ों पर गौर कर रही होगी, और ये तमाम जो चीज़ें हम सोच रहे हैं उन पर हुकूमत ने भी सोचा होगा, और या इस पर वो कहीं ना कहीं 5 तारीख को जो चीज़ें हैं उसका असर दिखेगा जब बजट आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शोएब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और यासिर साहब को भी जाना। यासिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ मेरे लिए वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। इसके बहुत सारे और पहलू हैं जिन पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है और हम बात करें उम्मीदों के बजट की और खासतौर पर हम बात करें अक़लियतों के हवाले से कि इस बार जब पिटारा खुलेगा, निर्मला सीतारमण जब अपने पिटारे को खोलेंगी तो अक़लियतों के लिए उस पिटारे से क्या निकलेगा? क्या वाकई में पिछली बार का जो 4,700 करोड़ का जो बजट है उसमें इस साल कितना इजाफा होता है? क्योंकि हमने देखा कि सेंट्रल हॉल से जो खिताब किया वजीर आजम ने, छल में छेद करने की बात की, ये कहा गया कि हर साल 1 करोड़ अक़लियती तबका को के स्टूडेंट जो हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो क्या वाकई में ये वादे पूरे किए जाते हैं और क्या इसको लेकर बजट बढ़ाया जाता है? इस पर हम तफसील से बात कर रहे हैं। सबकी निगाहें मरकूज हैं 5 जुलाई पर क्योंकि तभी पता चलेगा कि आखिर बजट में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं इस पर बात करने के लिए। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमेशा क्यों जब बीजेपी की बात की जाती है, इस हुकूमत की बात की जाती है, तो शक व शुबा की नजर से ही क्यों देखा जाता है? ऐसा क्या आखिर पिछली हुकूमतों ने कर दिया है, आपको दे दिया है, जो हमेशा इस हुकूमत को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा सवाल। बात यह कि हमने बात बार ये रखी है कि पिछली हुकूमतों ने अच्छा नहीं किया था इसलिए उनको भगा दिया गया। अब उन हुकूमतों के बारे में कोई बात नहीं करता और हम भी बात नहीं करते क्योंकि वो बिल्कुल सफ़े से गायब हैं। और सफ़े में कौन है? वो है मिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनसे तवक्कात बहुत ज्यादा हैं लोगों के। मुल्क में बसने वाले जितने भी हिंदू हो, मुसलमान हो या खुसूसन माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले जितने लोग हैं, इनकी तवक्कात मोदी से बहुत ज्यादा हो गई है। और जब मोदी साहब लेकिन मुफ्ती साहब, आप तो वोटर ही नहीं है बीजेपी के। मुफ्ती साहब, लेकिन आप तो वोटर ही नहीं है बीजेपी के। भाई, आप तो ये सीधे तौर पर कहते हैं, आप अगर डेटा भी निकाला जाए तो सिर्फ 5 से 7% मुसलमानों ने ही बीजेपी को वोट किया है। नहीं, मैं रोकना चाहूंगा। 5 से 7 नहीं, 15 से 18% लोगों ने मुख्तलिफ एरियाज में बीजेपी को वोट किया है। आप इतना डाउनग्रेड मत करें बुशरा जी। बिल्कुल बिल्कुल, यही बुशरा जी मैं बताना चाह रहा हूँ। इस मरतबा 18 से 20% लोगों ने मुसलमानों को वोट किया है। अलग अलग एरिया में अलग तरीके से हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि मुसलमानों की तवक्कात इनसे ज्यादा इसलिए है कि माइनॉरिटी के बजट पिछले कई सालों में मुसलसल बढ़े हैं और इस मरतबा 4300-4700 करोड़ है। तो हमारी उम्मीद ये है कि 4000 करोड़ जो एडिशनल 5 करोड़ बच्चों को वादा है हर साल 1 करोड़, वो पूरा का पूरा 4000 करोड़ एडिशनल बढ़ करके आएगा। ये हमारी तवक्कात है। और अगर हम ये बात उम्मीद रखें तो कौन सा गलत उम्मीद रखते हैं, क्योंकि ये हमारी वो हकूक हैं जिन हकूक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। और मोदी साहब इसको बखूबी अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर है मुख्तार अब्बास नकवी साहब, इन्होंने बहुत तवज्जो दी और हमने गुफ्तगू की उनसे, बाज़ाब्ता बैठकर हमारी उनसे बात हुई है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मुफ्ती साहब आने वाले दिनों में हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे ताकि मुल्क में मुसलमान बहुत खुशहाल रह सके और वो विश्वास जीतने का जो वादा नरेंद्र मोदी जी ने क्या है वो विश्वास भी जीत सके। और वो विश्वास उस सूरत में जीतेंगे जब इनको एजुकेशन में इनको बढ़ावा मिल जाए। मुफ्ती साहब, मुसलमानों पर ये भी इल्जाम लगता है, मुफ्ती साहब मुसलमानों पर ये भी इल्जाम लगता है कि वो ये तो चाहते हैं बारहा कि उनके लिए सब कुछ किया जाए, लेकिन वो खुद अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। नहीं, देखिए, ये हमारी कमजोरियां हैं। हमें अपनी कमजोरियों पर तवज्जो देनी होगी। मुसलमान इस कमजोरियों से उबर कर आ रहा है। अब एजुकेशन की तरफ हमारी तवज्जोहात बढ़ गई हैं, इल्म की तरफ हम ज्यादा सोचने लगे हैं, हुनर की तरफ हमने सोचना शुरू कर दिया है। जब कौम मुस्लिम इल्म और हुनर की तरफ सोचने लगेगी तो मुझे उम्मीद है कि ये एजुकेशन और स्किल्स, इसके जरिए से हमारा मुल्क भी आगे बढ़ेगा, हमारी कम्युनिटी भी आगे बढ़ेगी और कौम मुस्लिम भी आगे बढ़ेगी। ठीक है अंसारी साहब, क्या वाकई में जो कि ये कहा जाता है कि कम्युनिटी में सुधार आया है, एजुकेशन की तरफ रागिब हुए हैं? जब आप सच्चो कमेटी की बात करते हैं, जब वो सच्चो कमेटी की रिपोर्ट आई तो उसने एक तरह से एक आईना तो दिखाया, चाहे उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उसको लेकर आगे काम नहीं किया गया उस तरह से, लेकिन एक आईना दिखाने का काम तो किया ही गया। जब भी कोई बात आती है मुसलमानों के हवाले से, माइनॉरिटीज के हवाले से, तो सच्चो कमेटी जो है एक ऐसी रिपोर्ट है जिसको सामने रखा जाता है। मुझे बताइए कि जब से सच्चो कमेटी की रिपोर्ट आई और अब हम जब 2019 में बैठे हैं, क्या फर्क आपको लगता है मुसलमानों के एजुकेशन, माशी, तालीमी एतबार से? मैं जहाँ तक इसको देखता हूँ वो ये कि एक अवेयरनेस तो बहुत आई है, मुसलमानों में इस बात का एहसास ज़रूर हुआ है कि हमें तालीम की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब होना चाहिए, हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ख़ास करके मैं कहूँगा कि लड़कियों में अवेयरनेस आई और
अब इस वजह से अगर हम इनरोलमेंट रेशियो देखते हैं, जो पार्टिसिपेशन रेट देखते हैं, तो वो ऑलमोस्ट 100% पार्टिसिपेशन है। अब ये बात नहीं है कि मुस्लिम फैमिली जो है अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। वो जैसा भी स्कूल है 3 से 5% बच्चे मदरसों में जाते हैं, बाकी जो है वो लोकल जो भी स्कूल्स हैं वो हिंदी या बंगाली या जो भी कोई मीडियम स्कूल्स हैं वहाँ जाते हैं। तो पहली बात तो ये कि पार्टिसिपेशन रेट जो है इवन अमंग मुस्लिम जो है वो 100% हो चुका है। दूसरी बात ये कि हाँ, ड्रॉप आउट रेट जो है अब भी मुस्लिम्स में SC ST और OBC की तरह भी ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि जब हुकूमत इस तरह का कोई कदम उठाएगी कि ताकि लोकल स्कूल्स जो हैं वो बेहतर हो जाएं, वहाँ पे टीचर्स हो जाएं, पढ़ने पढ़ाने का एक अच्छा माहौल बने और लोगों की जो गरीबी है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो, तो मैं समझता हूँ कि ड्रॉप आउट भी कम होगा। तो ये ड्रॉप आउट जो है हमारा यानी मुस्लिम कम्युनिटीज़ का और कम्युनिटीज़ के साथ भी जुड़ा हुआ है। अगर उनमें गरीबी है और उनके अगर स्कूल बहुत अच्छे नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, तो वहाँ पर भी ड्रॉप आउट है, इसमें भी है। अब मुसलमानों में चूंकि गरीबी ज़्यादा है तो बहुत मुमकिन है कि ड्रॉप आउट भी ज़्यादा होगा। तो पहली बात तो ये कि सच्चर कमेटी के बाद एक अवेयरनेस आई है और चाहे मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन ना हुआ है, लेकिन जो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, चाहे पिछली गवर्नमेंट में चाहे अब किया है, तो उससे अवेयरनेस आई है और पार्टिसिपेशन बढ़ा है। ये जो कहा जा रहा है कि 100 जो स्कूल्स बनाने की बात कही गई है, और हमने देखा कि दिल्ली हुकूमत की तरफ से अलग से कहा गया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ऐसा करेगा और ये अलग अलग जो कॉलोनीज हैं उनका एक तरह से सर्वे कराया जाएगा, बाकायदा तौर पर उसका एडवर्टीजमेंट भी दिया गया था न्यूज़पेपर में, और ये कहा गया था कि वक्फ बोर्ड के से जो इनकम होगी, जनरेट होगी, उससे वो स्कूल्स बनाए जाएंगे और एक मयार के स्कूल्स बनाए जाएंगे। क्या आपको लगता है अंसारी साहब सबसे ज्यादा वक्त की जरूरत ये है? क्योंकि ड्रॉप आउट जो होता है उसमें सबसे बड़ा रीजन, खासतौर पर लड़कियों की जब हम बात करते हैं तो उनकी सिक्योरिटी होता है कि पास कोई अच्छा स्कूल उनके लिए नहीं होता। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है और इस चीज़ को मैंने खुद अपने रिसर्च पेपर्स में इसको मैंने पढ़ा है और हमने देखा है। और सच्चर कमेटी और उसके बाद मैंने पहले जिक्र किया अमिताभ कुंडू कमेटी रिपोर्ट थी, उसने काफ़ी डिटेल्स में इस बात को देखा और ये भी असेस किया कि सच्चर कमेटी कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुई। ये 3 साल पहले की बात है जब नजमा हेपतुल्ला जी जब मिनिस्टर थी, तो उस वक्त ये निकल कर के बात आई कि मुसलमानों की तालीमी और एजुकेशन का मसला वैसे ही हो गया है जैसे OBCs और SC STs में हो गया है। इसलिए जो कोई भी कदम उनके लिए उठाए जा रहे हैं, यानी कि फ्री बुक्स और बैग्स का या मिड डे मील वगैरह का फैसिलिटीज हो सबको लिए है। दूसरा ये कि अब हम ये तो कहते हैं कि मुसलमानों को आगे बढ़कर आके फैसिलिटी लेना चाहिए, लेकिन ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जहाँ कहीं भी बच्चे हैं वहाँ पे स्कूल को कायम करें। लेकिन देखा ये गया है कि जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ जो एरियाज़ हैं वहाँ पे अच्छे स्कूल या हेल्थ सेंटर्स वगैरह नहीं हैं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है और इससे लगता है कि हुकूमत की तरफ से कहीं ना कहीं नज़रअंदाजी की गई है, जिसकी वजह से उनका सवाल ये है। एक बात और बताना चाहूँगा मैं कि अनलाइक और किसी कम्युनिटीज़ के साथ जो पिछले 50-60 सालों में जो कम्युनल राइट्स हुए हैं, उससे मुसलमान एक जगह से दूसरी जगह गया है और उसकी घर और उसकी एसेट्स और ये तमाम छूटी हैं, जिसकी वजह से बच्चों की भी पढ़ाई पे असर पड़ा है। तो किसी और कम्युनिटी के साथ ऐसा नहीं हुआ जो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हुआ है। तो बैकवर्डनेस के जो हमारे जो वजूहात हैं वो ये कि जहाँ कहीं वो है वहाँ पे वो वक्त की कमी है, इसलिए मुझे रोकना पड़ रहा है। मेरे पास लास्ट 30 सेकंड्स हैं। मैं बख्त साहब से मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। बख्त साहब, हम ये देखते हैं क्योंकि अभी अंसारी साहब ने ये सवाल उठाया है कि उस मयार के स्कूल्स नहीं हैं, नहीं बनाए गए, हुकूमत की जिम्मेदारी, लेकिन हम ये देखते हैं कि ईसाई भी इस मुल्क में माइनॉरिटी हैं। हम ये देखते हैं कि जो मिशनरी स्कूल जो कायम किए गए हैं, जिसमें हम सब आप अपने हमारे सबके बच्चे जो हैं आप भेजना चाहते हैं क्योंकि वही सबसे मयारी स्कूल हैं, ऐसे हम कोई 5 स्कूल के नाम भी नहीं बता पाते जो मुसलमानों ने कायम किए हैं जिनमें हम अपने खुद के बच्चों को भेजना पसंद करें। बुशरा साहब, आपने बिल्कुल है समझिए कि एक दुखती रग पर मुस्लिम कौम की हाथ रखा है। कंपैरिजन हम करें कि 2% क्रिश्चियन पॉपुलेशन है और बेस्ट उनके स्कूल्स हैं, चाहे वो सेंट कोलंबस हो या वाइनबर्ग एलन हो, कुछ भी हो, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ दाखिल हों। देखिए, इस सिलसिले में मैं कहना चाहूँगा, बिल्कुल सही बात है, हमारी कौम के जो बाअसर हजरात हैं, जो साहिब खैर हजरात हैं, उनको अब एटलास अब आगे आना चाहिए, अच्छे स्कूल कायम करने चाहिए और ऐसे स्कूल कायम करने चाहिए। वो छोड़िए,
पुरानी दिल्ली में एक एंग्लो अरबिक स्कूल है, उसी को बेहतर बना दें। ताकि एक जमाना था ये स्कूल इतना अच्छा था कि इसमें ईसाई भी पढ़ते थे, इसमें गैर मुस्लिम सब लोग पढ़ा करते थे। तो जरूरत इस बात की है, स्कूल शुड बी द बेस्ट वन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इस अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ इस प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही।